नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। भारत के वृद्धजनों की सहायता के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सेग कार्यक्रम और सेग पोर्टल लॉन्च किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के लिए एक आदर्श नागरिक घोषणा पत्र जारी किया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति का अनावरण करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई निर्णय घोषित किए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फॉर पीपल, नेचर एंड क्लाइमेट शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की। भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2 नई उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है। और अब खबरें विस्तार से। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सेग कार्यक्रम और सेग पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पहल का उद्देश्य प्रत्यक्षतः हितधारकों के लिए उत्पादों, समाधानों और सेवाओं की पहचान करना, उनका मूल्यांकन करना, उन्हें सत्यापित करना, एकत्र करना और वितरित करना है। ये कदम सम्मानजनक और सुरक्षित आयु वृद्धि के अनुभव के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई श्रेणी की आवासीय एवं बुनियादी सुविधाओं का विकास करके सिल्वर इकोनॉमी के विचार को बढ़ावा देता है। सेग पोर्टल विश्वसनीय स्टार्टअप्स के माध्यम से वृद्धजनों की देखभाल में प्रयोग होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। स्टार्टअप का चयन नवोन्मेषी उत्पादों और सेवाओं के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत उन्हें वित्त, खाद्य एवं पूंजी प्रबंधन और कानूनी परामर्श और उनसे संबंधित तकनीकी सेवाएं देने के अलावा स्वास्थ्य, आवास, देखभाल केंद्र में सेवाएं देने आदि में सक्षम होना चाहिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसके लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेगा, यानी इसके लिए एक नोडल एजेंसी होगा। सेग पहल की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत में जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बढ़ रही है। इसके वर्ष 2001 के 7.5% से बढ़कर वर्ष 2026 तक लगभग 12.5% और वर्ष 2050 तक 19.5% से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। विश्व स्तर पर 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का अनुपात वर्ष 2012 में 10% था, लेकिन वर्ष 2050 तक इसके 22% तक बढ़ने की संभावना है। इसमें अन्य कारक हैं प्रौद्योगिकी अंगीकरण में वृद्धि, उच्च वहनीयता और संपत्ति, एकल परिवार और गतिशीलता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अनिवार्य है। ये भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का एक अहम हिस्सा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कई नीतियों और कार्यक्रमों का संचालन किया है, जैसे वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPOP इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्संस। इसके अलावा राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अगली खबर पंचायती क्षेत्र से। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के लिए एक आदर्श नागरिक घोषणा पत्र जारी किया है। नागरिक घोषणा पत्र एक दस्तावेज है। ये सेवा वितरण के मानक, गुणवत्ता और समय सीमा, शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति पंचायत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के सहयोग से ये घोषणा पत्र तैयार किया है। ये स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। ये अपेक्षा की जाती है कि पंचायतें इस रूपरेखा का उपयोग नागरिक घोषणा पत्र तैयार करने के लिए करेंगी और 15 अगस्त 2021 तक इसे ग्राम सभा के एक संकल्प के माध्यम से अंगीकृत करेंगी। आइए अब जानते हैं इस नागरिक घोषणा पत्र के महत्व के बारे में। पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के तीसरे स्तर का गठन करती हैं। साथ ही 60% से अधिक भारतीय आबादी के लिए सरकार के साथ अंतःक्रिया के प्रथम स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं। पंचायतें भारत के संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत विशेष रूप से स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, पोषण और पेयजल जैसे विषयों में बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए ये घोषणा पत्र समावेशी और जवाबदेह स्थानीय सुशासन को सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
अगली खबर मौद्रिक नीति से। द्विमासिक मौद्रिक नीति का अनावरण करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई निर्णय घोषित किए हैं। इसके तहत अपरिवर्तित नीतिगत दर यानी रेपो दर या आरबीआई द्वारा बैंकों को उधार देने की दर, ये लगातार छठी बार 4% और रिवर्स रेपो रेट यानी कि बैंकों द्वारा आरबीआई को उधार देने की दर, इसे 3.35% पर अपरिवर्तित रखा गया है। घटी हुई वृद्धि का अनुमान। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 100 आधार अंकों पर घटाकर 9.5% कर दिया गया है। इसका कारण कोविड की दूसरी लहर द्वारा जनित अनिश्चितताएं हैं। हालांकि कई क्षेत्रों के लिए छूट भी दी गई है, जैसे संपर्क गहनता योजना यानी होटल और पर्यटन जैसे संपर्क गहन क्षेत्रों के लिए 15,000 करोड़ रुपए की अलग लिक्विडिटी विंडो खोली जा रही है। इसके तहत इन क्षेत्रों को बैंकों द्वारा उधार दिया जा सकेगा। एक मुश्त ऋण समाधान फ्रेमवर्क योजना के कवरेज में वृद्धि की गई है। इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों व्यावसायिक ऋण के लिए उधारकर्ताओं के लिए अधिकतम ऋण सीमा 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। एमएसएमईज को ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी को 16,000 करोड़ रुपए की नई तरलता रेखा आरंभ की गई है। जून में 40,000 करोड़ रुपए और सितंबर तिमाही में 1.2 लाख करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों की खरीदारी हुई। इन सभी योजनाओं से आर्थिक विकास में सुधार होने तक आरबीआई द्वारा अपने उधार पक्ष को दोहराने से वित्तीय स्थितियों को सुधारने और ब्याज दरों को कम करने में सहायता प्राप्त होगी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक 6 सदस्यीय समिति है। ये मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दरें निर्धारित करती है। समिति में 6 सदस्य होते हैं और आरबीआई गवर्नर इसका पदेन अध्यक्ष होता है। अगली खबर पर्यावरण से जुड़ी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी ने इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फॉर पीपल, नेचर एंड क्लाइमेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 2030 के लिए खाद्य और कृषि संगठन यानी एफएओ के सहयोग से प्रकाशित की गई है। पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का मतलब है कि उन पारिस्थितिक तंत्रों की बहाली में सहायता करना जो निम्नीकृत हो गए हों या नष्ट हो गए हों, साथ ही उन पारिस्थितिक तंत्रों का भी संरक्षण करना जो अभी भी अक्षत हैं। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो इसके तहत मानव अपने जीवन के वर्तमान तरीके को बनाए रखने के लिए 1.6 पृथ्वी के बराबर इस ग्रह का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्य की मांगों को पूर्ण नहीं कर सकता है। प्रत्येक वर्ष मानव के वैश्विक आर्थिक उत्पादन के 10% से अधिक मूल्य की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विश्व की लगभग 1/3 कृषि भूमि निम्नीकृत हो गई है। विश्व भर में लगभग 87% अंतर्देशीय आर्द्र भूमि वर्ष 1700 के बाद से लुप्त हो गई है और 1/3 वाणिज्यिक मत्स्य प्रजातियों का अत्यधिक दोहन किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक निम्नीकरण पहले से ही विश्व की 40% आबादी के कल्याण को प्रभावित कर रहा है। देश को 1 बिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि को पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और समुद्री तथा तटीय क्षेत्रों के लिए भी समान प्रतिबद्धताओं का सृजन करने की आवश्यकता है। अन्य लाभों के बीच वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए पुनर्स्थापन आवश्यक है। इस रिपोर्ट में अनुशंसाएं की गई हैं कि पुनर्स्थापन और निम्नीकरण की रोकथाम, शुष्क भूमि कृषि में वृहद पैमाने पर निवेश, मैंग्रोव संरक्षण और जल प्रबंधन महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, जिससे निम्नीकरण को रोका जा सकेगा। भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2 नई उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरण की। इसका उद्देश्य है दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना। इसे 12,195 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें से एमएसएमईज के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसे वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संचालित किया जाएगा। इसकी विशेषता ये है कि इसमें एमएसएमईज के साथ साथ घरेलू और वैश्विक कंपनियों सहित गैर एमएसएमई कंपनियां भी पात्र हैं। इसमें एमएसएमईज के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए और गैर एमएसएमईज के लिए 100 करोड़ रुपए है। इसका लाभ ये है कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के निर्यात के साथ लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए का वृद्धिशील उत्पादन होने की संभावना है। साथ ही इस योजना से लगभग 3,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित
सृजित होंगे। आइए अब बात करते हैं दूसरी योजना की। ये है व्हाइट गुड्स जैसे एयर कंडीशनर और LED लाइट्स पर प्रोत्साहन योजना। इस योजना का उद्देश्य है भारत में संपूर्ण घटक पारितंत्र का निर्माण करना और देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनाना। इसे 6,238 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ प्रारंभ किया गया है। ये वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2028-29 तक संचालित होगी। ये भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 6% का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे वृद्धिशील निवेश, वृद्धिशील उत्पादन, निर्यात और 4 लाख अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। उच्च शिक्षा में महिला आरक्षण। आप बिहार सरकार की इस पहल का महिला सशक्तिकरण से संबंधित किसी ऐसे या फिर मेंस आंसर राइटिंग के समय इसका जिक्र कर सकते हैं। तो बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है। ये बहुत ही अच्छी पहल है बिहार सरकार की। इससे उच्च शिक्षा में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ेगा और जब महिलाएं साक्षर होंगी, शिक्षित होंगी तो देश शिक्षित होगा। इससे इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में छात्राओं की संख्या में वृद्धि होगी और इससे अधिक लड़कियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। इस घोषणा के साथ ही सरकार ने एक विधेयक लाने का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ये बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए इंजीनियरिंग और चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना और इन संस्थानों के बेहतर प्रबंधन में भी सहायता करेगा। रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। हाल ही में OPCW ने जांच के आधार पर सीरिया में रासायनिक हथियारों के प्रयोग के 17 मामले दर्ज किए हैं। OPCW 193 देशों के साथ एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय हेग में है। 29 अप्रैल 1997 को रासायनिक हथियार अभिसमय CWC के प्रभावी होने के साथ ही इसकी स्थापना हुई थी। CWC विश्व का प्रथम बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण समझौता है। ये एक निश्चित समय सीमा के भीतर सामूहिक विनाश के हथियारों की एक संपूर्ण श्रेणी को नष्ट करने का प्रावधान करता है। रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के व्यापक प्रयासों के लिए इसे वर्ष 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस GEM पोर्टल पर बांस के लिए द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। बांस उत्पादों के लिए द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन का उद्देश्य बांस निर्मित वस्तुओं के विपणन के लिए GEM पोर्टल को एक समर्पित विंडो उपलब्ध कराना है। द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन राष्ट्रीय बांस मिशन और GEM द्वारा संचालित एक विशिष्ट पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बांस के कारीगरों, बुनकरों और उद्यमियों को सरकारी खरीदारों तक बाजार पहुंच प्रदान करना है। GEM कई सरकारी विभागों, संगठनों या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। पेटेंट और ट्रेडमार्क्स। काली मिर्च सूक्ष्म पोषक तत्व पर्ण सूत्रीकरण के लिए पेटेंट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को काली मिर्च के सूक्ष्म पोषक तत्व पर्ण सूत्रीकरण के लिए एक पेटेंट प्राप्त हुआ है। काली मिर्च के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण पत्तियों में मैग्नीशियम, जस्ता और बोरोन जैसे द्वितीयक सूक्ष्म पोषक तत्वों का इष्टतम अनुपात बनाए रखता है। ट्यूमर एंटीजन SPAG9 ट्रेडमार्क। SPAG9 एंटीजन को ट्रेडमार्क ASPAGNIITM यानी एस्पाग्निटियम प्राप्त हुआ है। इस एंटीजन को वर्ष 1998 में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया था। वर्तमान में एस्पाग्निटियम का उपयोग गर्भाशय यानी सर्वाइकल और डिंब ग्रंथि के कैंसर में डेंड्राइटिक सेल आधारित इम्यूनोथेरेपी में किया जा रहा है और इसका उपयोग स्तन कैंसर में भी किया जाएगा। ट्रेडमार्क एक शब्द, वाक्यांश, प्रतीक या डिजाइन है जो एक पक्ष या संगठन की वस्तुओं के स्रोत को दूसरे से अलग करने में मदद करता है। पेटेंट भारत एकस्व अधिनियम 1970 और ट्रेडमार्क व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के तहत महानियंत्रक एकस्व अभिकल्प और व्यापार चिन्ह कार्यालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। भारतीय IT द्वारा कार्बन उत्सर्जन 85% कम हुआ। एक अध्ययन के मुताबिक हाइब्रिड कार्यकरण प्रतिमानों, ई-मोबिलिटी और डिजिटलीकरण के कारण इस वर्ष के दौरान भारत के आउटसोर्सिंग उद्योग द्वारा कार्बन उत्सर्जन में 85% की गिरावट आई है। आउटसोर्सिंग उद्योग में लगभग 4.4 मिलियन कार्यबल में से केवल 4-5% ही कार्य करने के लिए यात्रा कर रहे हैं।
परियोजना P75। हाल ही में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने परियोजना P75 के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के प्रस्ताव के अनुरोध को मंजूरी दी। पनडुब्बी निर्माण में राष्ट्रीय क्षमता हासिल करने के लिए 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम के तहत इन पनडुब्बियों को रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत बनाया जाएगा। पनडुब्बियों में स्वदेशी प्रौद्योगिकियां जैसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ साथ विदेशी भागीदारों द्वारा लाई जाने वाली नई प्रौद्योगिकियां और विनिर्माण क्षमताएं शामिल होंगी, जिससे भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोडिंग डेटा विज्ञान को मॉड्यूल के रूप में पेश किया। माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने ये प्रस्तुत किया है कि कौशल मॉड्यूल के रूप में कोडिंग 6ठी से 8वीं कक्षा तक, डेटा विज्ञान कक्षा 8 के लिए कौशल मॉड्यूल और कक्षा 9 से 12 के लिए कौशल विषय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भाग के रूप में इसे 2021 और 22 सत्र से लागू किया जाए। माइक्रोसॉफ्ट के मैक कोड का उपयोग करते हुए ये विवेचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, अभिकलनात्मक यानी कंप्यूटेशनल कौशल, समस्या समाधान कौशल, रचनात्मकता के निर्माण में मदद करेगा और नई तकनीकों के लिए व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेगा। इसके साथ ही यह अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, कोविड नियमों का पालन करिए, मास्क लगाइए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीका अवश्य लगवाइए। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।